नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और महीना की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का वीकली राउंड अप देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट जगत की खबरों के साथ। पहली खबर, कई अहम खबरों के चलते भारत के कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा विवाद पूरे हफ्ते चर्चाओं में रहा। दरअसल मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर रिटेल के एसेट खरीदने की डील को रद्द कर दिया है। पिछले हफ्ते हुई वोटिंग में लेंडर्स ने इस डील को खारिज कर दिया था। इसके बाद रिलायंस रिटेल ने यह फैसला लिया है। हालांकि फ्यूचर रिटेल के करीब 950 स्टोर्स रिलायंस रिटेल के पास ही रहेंगे। लेंडर्स अब दिवालिया प्रक्रिया के जरिए फ्यूचर ग्रुप से वसूली करेंगे, जिस पर 28 अप्रैल को एनसीएलटी ने 12 मई तक कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सिंगापुर में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच आर्बिट्रेशन का मामला जारी रहेगा। हालांकि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील टूटने से बैंकों को प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ सकती है, जो फ्यूचर रिटेल के लिए 40% प्रोविजनिंग कर चुके हैं। यही नहीं, रिलायंस रिटेल अब 24,713 करोड़ रुपए से कम की रकम पर फ्यूचर ग्रुप के लिए दिवालिया प्रक्रिया के जरिए बोली लगा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी को हो रहा है तो वो फ्यूचर ग्रुप के शेयर धारक हैं, क्योंकि 25 अप्रैल को फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में 5 से 20% के निचले सर्किट पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। दूसरी खबर, एलआईसी के आईपीओ की राह में पलके बिछाए बैठे लोगों के सारे इंतजार आखिरकार खत्म हो गए हैं। जी हां, एलआईसी का आईपीओ 4 से 9 मई के दौरान खुलेगा, जिसमें सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। अच्छी बात यह है कि रिटेल निवेशकों व कर्मचारियों को 40 रुपए प्रति शेयर और एलआईसी के पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। 949 रुपए की ऊपरी बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पहले के मुकाबले लगभग आधा है। पर जानकारों का मानना है कि यह रिटेल निवेशकों और पॉलिसी धारकों के लिए निवेश का एक शानदार मौका है। 4 से 9 मई के दौरान खुलने वाले इस आईपीओ की 17 मई को लिस्टिंग होने का अनुमान है, जिसमें 14,235 रुपए का न्यूनतम निवेश करना होगा। तीसरी खबर, बीपीसीएल के निजीकरण का मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। दरअसल बीपीसीएल को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने निजीकरण के ऑफर को वापस ले लिया है। बोली लगाने को इच्छुक कंपनियों को सरकार ने बताया कि वे नई रणनीति बनाएंगे और दोबारा बाजार में उतरेंगे। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। सरकार की वित्त वर्ष 2022 में बीपीसीएल में 53% हिस्सा बेचने की योजना थी, पर देरी के कारण इसे वित्त वर्ष 2023 तक के लिए टाल दिया गया था। 25 अप्रैल को खबर आने के बाद बीपीसीएल का शेयर 6% की बड़ी गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। चौथी खबर, होलसिम के भारत के सीमेंट कारोबार को खरीदने की जंग और गहरा गई है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक भी अब अंबुजा सीमेंट में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई है। हालांकि कुमार मंगलम बिल्डरा के इस कदम ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डील के लिए सीसीआई से मंजूरी मिलना काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अदानी समूह और श्री सीमेंट होलसिम ग्रुप से पहले दौर की बातचीत कर भी चुके हैं। ये तीनों समूह होलसिम ग्रुप की हिस्सा बिक्री की औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अंबुजा सीमेंट में होलसिम ग्रुप का करीब 63% हिस्सा खरीदने की दौड़ में अदानी एंटरप्राइजेस सबसे आगे है। अगर ऐसा हो जाता है तो अदानी एंटरप्राइजेस देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी बन जाएगी। 27 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2420 रुपए 95 पैसे का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ था। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। रेलिगर एंटरप्राइजेस ने सभी लीगेसी इश्यूज को सेटल करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को 5 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम का भुगतान किया है। सेबी ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2018 के दौरान कंपनी की ओर से कई सारे नियमों की अनदेखी या उल्लंघन की जानकारी दी थी, लेकिन रेलिगर एंटरप्राइजेस के मुताबिक इस अवधि के दौरान कंपनी का कंट्रोल और प्रबंधन कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स बलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के अलावा कुछ और लोगों के पास था, जो पूर्व प्रमोटर्स के इशारों पर काम कर रहे थे। कंपनी ने यह भी आश्वासन दिया कि अब पूर्व प्रमोटर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कंपनी में कार्यरत नहीं है। कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स अब पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं और रेलिगर एंटरप्राइजेस बिना प्रमोटर के चलने वाली एक पेशेवर कंपनी है। 25 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी रेलिगर एंटरप्राइजेस का शेयर 12% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर, मार्क्सन्स फार्मा ने दुबई की एक्सेस हेल्थकेयर को 1.3 करोड़ अरब दिराम या 27 करोड़ रुपए की रकम में खरीद दिया है। दोनों कंपनियों के बीच ये सौदा 30 जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक्सेस हेल्थकेयर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फार्मा कंपनियों को इनोवेटिव मार्केटिंग और सेल्स सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। आपको बता दें कि कंपनी इन उत्पादों को यूएई और आसपास के देशों में सप्लाई करती है। 25 अप्रैल को मार्क्सन फार्मा का शेयर 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, ई स्कूटर्स बनाने वाली कंपनियों के लिए खराब खबरों का दौर थम नहीं रहा है। बीते महीने पुणे में S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने
14 से 41 ई स्कूटर्स को रिकॉल करने की घोषणा की है। कंपनी इस बैच में बने सभी ई स्कूटर्स का हेल्थ चेक करेगी, जिसमें कंपनी के सर्विस इंजीनियर्स बैटरी, थर्मल और सेफ्टी सिस्टम समेत सब चीजों का डायग्नोस्टिक्स चेक करेंगे। हालांकि कंपनी ने दावा किया कि बैटरी पैक टेस्टेड है और भारत के AIS 156 और यूरोप के ECE 136 स्टैंडर्ड से कंप्लायंट है। बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि ओकिनावा ऑटोटेक के तमिलनाडु में एक शोरूम में आग लगने की घटना के बारे में, जिसके बाद 16 अप्रैल को ओकिनावा ने 3215 प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रिकॉल भी किया था। 8वीं खबर, दिल्ली की बर्मन फैमिली ने एवरेडी इंडस्ट्रीज में खुले बाजार से 0.28% हिस्सेदारी खरीद ली है। शेयरों में यह खरीदारी प्रोमोटर ग्रुप की 5 होल्डिंग कंपनियों की ओर से की गई है। इस हिस्सा खरीद के बाद बर्मन फैमिली का एवरेडी इंडस्ट्रीज में कुल हिस्सा बढ़कर 20.68% हो गया है। फरवरी 2022 में बर्मन फैमिली ने एवरेडीज का 5.26% हिस्सा खरीदा था और मैनेजमेंट कंट्रोल मिलने से 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी लॉन्च किया था। एवरेडी इंडस्ट्रीज के मालिक खैतान ग्रुप ने अपनी दूसरी कंपनी को बचाने के लिए इस कंपनी के शेयर गिरवी रखे थे और इस प्रक्रिया में कुछ साल पहले उनके हाथ से कंपनी का पूरा कंट्रोल चला गया था। 26 अप्रैल को एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर खराब नतीजों के बावजूद करीब 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। 9वीं खबर, शेयर बाजार में हाल में लिस्टेड एडटेक कंपनी वेरांडा लर्निंग ने TIME को 287 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये अधिग्रहण 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 80% हिस्से के साथ वेरांडा लर्निंग को मैनेजमेंट कंट्रोल मिलेगा और दूसरे चरण में बाकी बचा 20% हिस्सा 2 साल के बाद खरीदा जाएगा। TIME एक लीडिंग टेस्ट प्रिपरेशन चेन है, जिसकी 98 शहरों में 188 सेंटर्स के जरिए देश भर में मौजूदगी है। MBA टेस्ट प्रेप मार्केट में भी कंपनी का साइजेबल मार्केट शेयर है। 26 अप्रैल को खबर आने के बाद वेरांडा लर्निंग का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ। 10वीं खबर, श्रेय ग्रुप को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पंजाब एंड सिंध बैंक को श्रेय ग्रुप के खिलाफ कोई भी फर्दर एक्शन ना लेने का आदेश जारी किया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 19 अप्रैल को पंजाब एंड सिंध बैंक ने श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियों के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया था, जिस पर श्रेय ग्रुप के हेमंत कनौरिया ने बैंक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। KPMG की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने यह कदम उठाया था। बीते 5 दिनों में पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर करीब 4% लुढ़क चुका है। 26 अप्रैल को श्रेय इंफ्रा फाइनेंस का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी स्टेनलेस स्टील उत्पादक जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड यानी JSHL और जिंदल स्टेनलेस यानी JSL के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने दोनों कंपनियों के मर्जर को मंजूरी दे दी है। NCLT की चंडीगढ़ बेंच के ऑर्डर के चलते दोनों कंपनियों ने 23 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी। इस कदम के बाद दोनों कंपनियां NCLT के पास दूसरे कदम के लिए अर्जी देंगी। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से मंजूरी मिलने के बाद JSL के मैनेजिंग डायरेक्टर अबूदे जिंदल ने कहा कि उनको FY 23 तक मर्जर पूरा होने की उम्मीद है। 26 अप्रैल को JSHL और JSL के शेयर में आधा से 1% की गिरावट देखने को मिली। 12वीं खबर, हैदराबाद की मिड कैप IT कंपनी साइंट ने इस हफ्ते 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। पहला अधिग्रहण फिनलैंड की कंपनी सिटेक का है, जिसमें 100% हिस्सा 9.4 करोड़ यूरो की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदा गया है। कर्ज और इक्विटी की वैल्यू को मिलाकर एंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। साइंट की ओर से ये अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है, जो 10 मई 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस डील से कंपनी को यूरोप और खासकर नॉर्डिक कंट्रीज में मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने सिंगापुर की ग्रिड कंसल्टिंग को $3.7 करोड़ या 284 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। डील के तहत 50% रकम का भुगतान अपफ्रंट और 50% रकम का भुगतान 2 साल के बाद होगा। 26 अप्रैल को साइंट का शेयर 0.25% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 13वीं खबर, यस बैंक ने एसएल समूह की कंपनी जी-लर्न के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के पास अर्जी दाखिल की है। जी-लर्न की ओर से 468 करोड़ रुपए के लोन भुगतान पर डिफॉल्ट के चलते यस बैंक ने यह कदम उठाया है। हालांकि जी-लर्न ने कहा कि वो बैंक के दावे को वेरीफाई करने के लिए जानकारी को इकट्ठा कर रही है। जी-लर्न के पास किड्जी के नाम से 1900 से ज्यादा प्री स्कूल्स हैं और देश के 110 शहरों में 120 माउंट लिटरा जी स्कूल्स हैं। इस मामले पर अब NCLT में 8 जून को सुनवाई होगी। 26 अप्रैल को जी-लर्न का शेयर 19% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 14वीं खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस हफ्ते 2,851 रुपए की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। इस तरह 19 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली ये देश की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी की मार्केट कैप पेप्सी, टोयोटा और डिज्नी के भी पार चली गई है। इसके अलावा कंपनी ने अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी RSC के साथ ताजीज में केमिकल प्लांट लगाने के लिए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट भी साइन किया है। दोनों कंपनियां $2 अरब से ज्यादा के निवेश के साथ क्लोरल्कली,
इथाइलिन डाइक्लोराइड यानी ईडीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी उत्पादन प्लांट लगाएंगी। 28 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1% से ज्यादा के उछाल के साथ 2800 रुपए के स्तर के पार जाकर बंद हुआ था। 15वीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी खरीद ली है। दोनों कंपनियों के बीच हुए इस सौदे की फाइनेंशियल डिटेल्स साझा नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि नवी मुंबई के इस स्टार्टअप के पास 5G के लिए नेटवर्क एज अ सर्विस यानी नास सॉफ्टवेयर टूल्स तैयार हैं, जिससे सेंट्रल रिमोट मॉनिटरिंग और सभी कनेक्टेड डिवाइसेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो भी कई सारे रियल टाइम एनालिटिक्स के साथ। 27 अप्रैल को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अदानी समूह की पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने मीडिया से जुड़े कारोबार के लिए AMG मीडिया नेटवर्क्स के नाम से नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। इसके अलावा अदानी पावर और अदानी विल्मा का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार जाने से वह अदानी ग्रुप की कंपनियों में जारी जबरदस्त तेजी की बदौलत इस हफ्ते अदानी समूह मार्केट कैप के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर की घोषणा के बाद से HDFC ग्रुप के शेयरों में कई दिनों से जारी गिरावट के चलते अडानी समूह ने इसे पछाड़ दिया है। बीते एक साल में अडानी समूह के मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे ग्रुप का कुल मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के पार चला गया है। इस तरह से टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बाद अडानी समूह देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वायाकॉम 18 और जेम्स मुर्डॉक और स्टार और डिज्नी इंडिया के एक्स चेयरमैन उदय शंकर की इन्वेस्टमेंट कंपनी बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक करार किया है। इस करार के तहत बोधी ट्री कुल 13,500 करोड़ रुपए का निवेश वायाकॉम 18 में करने जा रही है। इस पार्टनरशिप में रिलायंस अपनी सब्सिडरी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए 1645 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और जियो सिनेमा OTT ऐप को वायाकॉम 18 में ट्रांसफर करेगी। इस पार्टनरशिप के जरिए तीनों कंपनियों की देश की सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक बनने की मंशा है। 28 अप्रैल को खबर आने के बाद नेटवर्क 18 मीडिया और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के शेयरों में 17 से 20% तक की गिरावट देखने को मिली थी। 18वीं खबर, टाटा ग्रुप के मालिकाना अधिकार वाली एयर इंडिया ने किसी दूसरे देश में उड़ानें संचालित करने के लिए जरूरी द्विपक्षीय अधिकारों को खो दिया है। ये जानकारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA द्वारा एक सर्कुलर में दी गई है। एक एयरलाइन के लिए किसी दूसरे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बायलैटरल एयर सर्विसेज करार होता है, जिसमें हर हफ्ते उड़ने वाली फ्लाइट्स की संख्या निर्धारित होती है। सरकारी कंपनी होने के चलते एयर इंडिया के पास बायलैटरल राइट्स का प्रेफरेंशियल एक्सेस था, पर 8 अक्टूबर 2021 को बोली जीतने के बाद 27 जनवरी को टाटा समूह ने एयर इंडिया का कंट्रोल लिया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने ये अधिकार खो दिए हैं। 19वीं खबर, स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक लिस्टेड कंपनी इन्फो एज की सब्सिडरी मेक सेंस टेक्नोलॉजीज का पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी PB फिनटेक के साथ विलय होगा। मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद PB फिनटेक का बोर्ड मेक सेंस टेक्नोलॉजीज के शेयरधारकों को अपने शेयर जारी करेगा। मर्जर के बाद मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस घटने से दोनों कंपनियों के खर्चे और टाइम दोनों में बचत होगी। 28 अप्रैल को खबर आने के बाद इन्फोएज का शेयर 4% और PB फिनटेक का शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 20वीं खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो ने ग्लोबल सैप कंसल्टिंग कंपनी रीजिंग को $54 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण से विप्रो को अपनी क्लाउड सर्विसेज के विस्तार में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि रीजिंग के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 16 देशों में 1300 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इससे पहले राइजिंग का मालिकाना अधिकार वन इक्विटी पार्टनर्स नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास था। 26 अप्रैल को विप्रो का शेयर सपाट पर दिन के निचले स्तर के करीब जाकर बंद हुआ था। 21वीं खबर, औरंगाबाद की ऑटो कंपोनेंट कंपनी वेरोक इंजीनियरिंग ने अपना 4 व्हीलिंग लाइटनिंग कारोबार बेचने के लिए फ्रांस की कंपनी प्लास्टिक ओमनियम के साथ करार किया है। दोनों कंपनियों में 60 करोड़ यूरो या 4,835 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। इस सौदे में वेरोक के USA, ब्राजील, मैक्सिको, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, टर्की और मोरक्को का लाइटनिंग कारोबार शामिल है। सौदे की रकम से कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी और कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी भी बचेगी, जिससे भारत के कारोबार पर फोकस बढ़ सकता है। 29 अप्रैल को खबर आने के बाद वेरोक इंजीनियरिंग का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर खुला था और तेजी के साथ ही बंद हुआ था। आखिरी खबर, लेकिन ये एक इंटरनेशनल खबर है। सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का आखिरकार कब्जा हो ही गया है। टेस्ला के CEO एलन मस्क और ट्विटर के बीच $44 अरब में ये डील पक्की हुई है। एलन मस्क ने ट्विटर के लिए $54.20 प्रति शेयर के नकद भुगतान में डील की है, जो कि 1 अप्रैल की क्लोजिंग से 38% प्रीमियम पर है।
1 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदने की औपचारिक घोषणा की थी। ट्विटर ने एलन मस्क के ऑफर को स्वीकार कर लिया है और ये डील इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब जानते हैं स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। पहली खबर, क्लाउडटेल की पेरेंट कंपनी प्रियॉन बिजनेस सर्विसेज के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 2 एपिसोड पहले हमने आपको बताया था कि ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने वाली क्लाउडटेल उत्पादों की बिक्री बंद करने जा रही है। अमेजॉन और इंफोसिस के नारायण मूर्ति की कैटामरान वेंचर्स के बीच जेवी कंपनी क्लाउडटेल 1 मई से बंद हो रही है, पर कंपनी के करीब 1200 कर्मचारियों को निकालने की बजाय अमेजॉन में ट्रांसफर किया जा रहा है। कई हफ्तों से जारी इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को अमेजॉन में शिफ्ट होने या वॉलंटरी एग्जिट का विकल्प दिया जा रहा है। दूसरी खबर, बेंगलुरु की एचआर टेक स्टार्टअप ह्यूमैनिटिक एआई ने $15 लाख की राशि जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल, गूगल के ब्रैडली होरोविट्स और दूरदर्शन के गोकुल राजाराम ने हिस्सा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टार्टअप ह्यूमैनिटिक एआई का सेल से जुड़े लोगों को अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करने का लक्ष्य है। तीसरी खबर, ग्लोबल ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म असेंबली ने चेन्नई की डेटा एज अ सर्विस यानी दास कंपनी पाइप कैंडी को खरीद लिया है। यूएस की किसी कंपनी के जरिए खरीदे जाने वाली ये पहली डेटा एज अ सर्विस कंपनी बन गई है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील की जानकारी तो साझा नहीं किया गया है। यूएस की कंपनी असेंबली का ये 7वां अधिग्रहण है। पाइप कैंडी का दावा है कि देश की पहली और सबसे बड़ी वर्टिकल फोकस डेटा कंपनी है, जिसकी 54 लाख ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहक है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और जहां आर्थिक अनिश्चितता के चलते कुछ बड़े स्टार्टअप अपने आईपीओ की योजना को टाल रहे हैं या देरी कर रहे हैं, वहीं पुणे की ई कॉमर्स कंपनी फर्स्ट क्राई आईपीओ लाने की योजना के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआत में 60 से 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले अब कंपनी $1 अरब की रकम जुटाने पर विचार कर रही है। बेबी केयर प्रोडक्ट्स बेचने वाली ये कंपनी अगले महीने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ की अर्जी दाखिल कर सकती है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी मुनाफे में आई थी। वित्त वर्ष 2020 में 191 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने करीब 216 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। पांचवी खबर, मुंबई बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप ट्रूमेट्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $22 मिलियन की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने किया। इस फंडिंग राउंड में इन्फो एज वेंचर्स, आशा इंपैक्ट और IAN फंड जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। नई पूंजी के इस्तेमाल से इस स्टार्टअप की देश भर में अपना कारोबार फैलाने की मंशा है। अगले 6 महीने में ट्रूमेट्स की अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स को देश भर में बढ़ाकर 3 गुना करने की योजना है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंसल्टिंग स्टार्टअप नेविकेंज ने सीड फंडिंग राउंड में $4 मिलियन की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व एरिसेंट के पूर्व CEO सुदीप नंदी और हेक्सावेयर के पूर्व CEO शेखर PRC ने किया। रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कंपनी भारत और US में 100 हाई एंड हाईटेक प्रोफेशनल्स की टीम को हायर करेगी। नेविकेंज की लीडरशिप टीम फिलहाल US, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद में कामकाज कर रही है। 7वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ही एक और स्टार्टअप स्टैकू ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए करीब $15 लाख या 11 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। माउंट जूडी वेंचर और भारत में लिस्टेड कंपनी SIS लिमिटेड से ये रकम जुटाई गई है। 2016 से निवेशित इंडिया एंजल नेटवर्क IAN ने आंशिक रूप से कंपनी से एग्जिट किया है। गुरुग्राम की स्टार्टअप की रकम का इस्तेमाल AI बेस्ड ऑडियो वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी जार्विस की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में मांग की आपूर्ति करने की योजना है। 8वीं खबर, फूडटेक यूनिकॉर्न स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल स्विगी ने अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्टेप अहेड नाम का एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत फिक्स सैलरी और अतिरिक्त बेनिफिट्स के साथ डिलीवरी वर्कर्स को फुल टाइम मैनेजरियल लेवल जॉब्स में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि डिलीवरी में बड़ा तजर्बा होने से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स जमीनी चुनौतियों और मौकों से भली भांति वाकिफ होते हैं और इन पदों के लिए नेचुरल फिट हैं। फ्लीट मैनेजर बनने के लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के पास कई सालों के डिलीवरी के तजर्बे के अलावा कॉलेज की डिग्री, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 9वीं खबर, डेट मार्केटप्लेस क्रेड एवेन्यू ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग कंपनी कॉर्पोजिटरी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपए में खरीद ली है। ये हिस्सेदारी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट और मौजूदा शेयरधारकों से सेकेंडरी परचेज के कॉम्बिनेशन के जरिए ली गई है। इस अधिग्रहण से क्रेड एवेन्यू के प्लेटफॉर्म के सभी लेंडर्स इवैल्यूएट करके प्लेटफॉर्म पर ही लेंडिंग से जुड़े डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे उनका टाइम बचेगा। 2020 में विवृति कैपिटल की सब्सिडरी के तौर पर स्थापित क्रेड एवेन्यू के चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में ऑफिसेस हैं। ये एक एंटरप्राइज डेट मार्केटप्लेस है जो एंटरप्राइजेस को लेंडर्स,
को इन्वेस्टर्स के साथ मिलाने का काम करती है। 10वीं खबर, किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं देने वाले एग्रीटेक प्लेटफॉर्म डी हार्ट ने फूड टेक्नोलॉजी कंपनी वाईकुक इंडिया में ऑल कैश डील के जरिए मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। बेंगलुरु बेस्ड वाईकुक इंडिया स्वीट कॉर्न और लेंटिल्स यानी मसूर की दाल की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के कारोबार में है। कंपनी इन उत्पादों को 9 देशों को सप्लाई करती है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं।